वीडियो केमिस्ट्री का हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम ड्रग्स और रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले का वीडियो अगर आपको केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखना है, ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से हम हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डज नॉट एक्ट एज अ टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि टारगेट नहीं होता किसी ड्रग एक्शन के लिए। क्या वो आरएनए है, डीएनए है, विटामिन सी है, प्रोटीन है? क्वेश्चन समझिए। देखिए, जब भी आप कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, जब भी आप ड्रग लेते हैं बॉडी में, तो बॉडी में जाके ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी में सबसे वो रिएक्ट करती है, वो हमेशा एक टारगेट पे ही रिएक्ट करती है। ठीक है, जो यहाँ टर्म पूछा गया है। और वो टारगेट क्या क्या हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो टारगेट हमेशा एक क्या होगा, बायोलॉजिकल, जो मतलब नेचुरल होना चाहिए, मैक्रोमोलिक्यूल होगा, मैक्रोमोलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल क्या है मैक्रोमोलिक्यूल के? इसके हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो यही 4 चीजें हो सकती हैं सिर्फ टारगेट, इसके अलावा कोई भी टारगेट नहीं हो सकता बॉडी में। बिल्कुल आप ध्यान सुन लीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आरएनए, डीएनए, ये तो न्यूक्लिक एसिड कैटेगरी में आ गया। प्रोटीन भी माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन विटामिन सी जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल, ये केमिकल कंपाउंड की तरह स्मॉल कंपाउंड है, तो ये टारगेट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये टारगेट नहीं हो सकता किसी ड्रग के एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रग्स दैट ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम फ्रॉम अ सबस्ट्रेट इज आर कॉल्ड। तो ऐसे देखिए, ड्रग का एक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, मान लीजिए एक इसका ये मान लीजिए एक प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसका एक सबस्ट्रेट है जो कि आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है। तो आपका ड्रग भी उसी तरह काम करता है कि वो सबस्ट्रेट से पहले आके यहाँ बाइंड कर जाएगा, जैसे ये सबस्ट्रेट ना बाइंड कर पाए, ड्रग बाइंड कर जाए। तो ऐसी ड्रग जो ब्लॉक कर देती हैं बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम ने क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। तो ड्रग क्या कर रही है यहाँ पे? ड्रग क्या कर रही है, आके ये साइट को ब्लॉक कर दे रही है ना, ब्लॉक कर दे रही है। जैसे इसका सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनहिबिटर। पॉइजन तो है नहीं, किल तो कर नहीं रही प्रोटीन को, ना कोई मैसेज पहुंचा रही है, ना कोई रिसेप्टर की तरह बिहेव कर रही है, इनहिबिटर की तरह काम कर रही है। इनहिबिट द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है अ सर्टेन कंपाउंड एक्स ऑक्यूपाइड अ साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एन एक्टिव साइट। दिस इमीडिएटली रिजल्टेड इन चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब इसमें कई चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब भी ड्रग का पता होगा तभी आप ये चीज समझ सकते हैं। समझिए क्या हो रहा है। देखिए, इसमें एक प्रोटीन है मान लीजिए, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, और इस पे आके इसका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग होती है ये हो गया कॉम्पिटिटिव टाइप की, लेकिन कहीं और बाइंड करे और जिससे एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाए। शेप क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। किसका? एक्टिव साइट। यही तो हो रहा है। एक्स आ रहा है और कहाँ बाइंड कर रहा है? एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्टिव साइट, और चेंज ऑफ द शेप हो जा रहा है, ठीक है। जब चेंज ऑफ द शेप ऑफ एक्टिव साइट होगा तो वो कॉम्पिटिटिव होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा कि कॉम्पिटिटिव मैसेंजर होगा, रिसेप्टर होगा, तो वो होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, देखिए 3 तरीके का इनहिबिशन यहाँ पे होता है, और थोड़ा डिटेल में समझा दें आपको। एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, और एक होता है एलोस्टेरिक। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जब होगा जब सबस्ट्रेट और ड्रग दोनों ही फाइट कर रहे हैं कॉमन एक्टिव साइट के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव ये है कि जो ड्रग है वो कहीं और आके बाइंड कर रही है, सबस्ट्रेट से मतलब नहीं है, लेकिन वो एक्टिव साइट के साइज को चेंज कर दे रही है। एलोस्टेरिक क्या होता है कि वो एंड ऑफ द रिएक्शन में आके कहीं और बाइंड कर रहा है, रिएक्शन को स्टॉप कर दे रहा है। ये आपको क्लियर होगा एंजाइम में, वही ऑप्शन आपका ड्रग में भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। अब देखिए नॉट लिख देता है, थोड़ा समझ लिया कीजिए। फॉर द सेलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर्स टुवर्ड्स मैसेंजर्स। ठीक है, अब मैसेंजर आ रहा है, ठीक है, और वो रिसेप्टर पे क्या करेगा? बाइंड करेगा, आके बाइंडिंग ही होनी है। तो कह रहा है कि बाइंडिंग इनमें से कौन से इफेक्ट नहीं होती, नॉट अ रीजन फॉर सेलेक्टिविटी,
कि मैसेंजर इसी से बाइंड करे। शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट, स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड कंपोजिशन की, लोकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। देखिए बाइंडिंग के लिए शेप तो इंपॉर्टेंट है, अगर शेप मैसेंजर और रिसेप्टर्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है एक्टिव साइट में तो बाइंड होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी जरूरी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्टिव साइट बनेगी। अमीनो एसिड कंपोजिशन, क्योंकि यहां जब बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट में भी अमीनो एसिड होगी, तो वो उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव होगी हिसाब से रिएक्शन अफेक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्जेस होंगे जल्दी बाइंड होगा, नहीं होंगे तो कम बाइंड होगा। लेकिन लोकेशन ऑफ द मेम्ब्रेन से इससे कोई लेना देना नहीं है कि सिलेक्टिविटी। तो मेम्ब्रेन या मैसेंजर को अगर, बात समझिएगा, मैसेंजर को अगर रिसेप्टर से बाइंड करना है, इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, ड्रग को अगर किसी टारगेट से बाइंड करना है, सेम चीज हो जाती है, बस यहाँ ड्रग हो गया मैसेंजर और रिसेप्टर हो, टारगेट हो गया रिसेप्टर। तो मैसेंजर को अगर रिसेप्टर से बाइंड करना है या ड्रग को टारगेट से बाइंड करना है तो इंपॉर्टेंट चीज है शेप इस रिसेप्टर का, जो कि आप पूरा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट जहां वो बाइंड करेगा, अमीनो एसिड उसके अंदर क्या है वो भी डिपेंड करेगी, लेकिन ये कहां पे प्रेजेंट है लोकेशन इससे कोई मतलब नहीं है, सेलेक्टिविटी इन्हीं तीनों फैक्टर से डिसाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। अब देखिए क्या हो रहा है, नेचुरल केमिकल मैसेंजर और क्या हो रहा है, कमी है उसकी, तो कौन सी ड्रग बनेगी, एंटागनिस्ट बनेगी, एगनिस्ट बनेगी, एनाल्जेसिक बनेगी, नार्कोटिक बनेगी। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, तो कह रहा है नेचुरल केमिकल मैसेंजर, तो अच्छी चीज है ना, इट इज अ गुड थिंग, तो गुड थिंग है, इसकी कमी हो गई है, तो आपको क्या भेजना है, ऐसा केमिकल मैसेंजर, ऐसा बाहर से कंपाउंड आपको भेजना है जो ये सपोर्ट करे, इस सिस्टम को, गुड चीज को प्रमोट करे। ठीक है, तो वो एंटी नहीं होगा, वो प्रमोट करेगा, क्या करेगा, प्रमोट करेगा, इसी तरीके से कि बिहेव करेगा नेचुरल केमिकल मैसेंजर की तरफ। तो वो काम सिर्फ एगनिस्ट कर सकता है, एगनिस्ट, वो नेचुरल केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करेगा और जो कमी हो गई है इसको, कमी को पूरा करते हुए जो आगे का प्रोसेस है उसको सपोर्ट करेगा। एंटागनिस्ट तो ऐसी चीज होती है, एंटा लगा हुआ मतलब ये गलत ही काम करेगा, एंटी एक्टिविटी है इसकी, नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव करना नहीं है हमको, तो नेचुरल केमिकल मैसेंजर का प्रोडक्शन बढ़ाना है या उसका जैसे एक पार्टिकल भेजना है, तो एगनिस्ट करेगा। एनाल्जेसिक तो पेन रिलीवर होता है, उससे कोई मतलब नहीं। नार्कोटिक्स आपको पता है क्या होता है, ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो एगनिस्ट इसका सही आंसर है, जो कि बिहेव करेगा केमिकल मैसेंजर की तरह और लैक जो हो गया है उसको, कमी को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेल्प करता है व्हाट, कंट्रोलिंग व्हाट, द एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो कंट्रोल करता है कि एसिड प्रोडक्शन ना हो स्टमक में। स्टमक है आपका, अब यहाँ एसिड बन रही है, ठीक है, तो आप चाहते हो एसिड ना बने और ना एसिडिटी होगी। तो ये देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिए, हिस्टामिन, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, ओमेप्राजोल। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, ओमेप्राजोल, ये सब क्या है, एंटासिड ड्रग हैं, ये सब क्या है, एंटासिड ड्रग्स, समझिएगा। तो जब किसी को एसिडिटी होती है तो सिमेटिडीन दे दिया जाता है, रैनिटिडीन दे दिया जाता है, ओमेप्राजोल दे दिया जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है जो कि एंटासिड प्रॉपर्टी को शो करते हैं और एंटासिड ड्रग की तरह काम करते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया ऐसे होता क्यों है, तो उसका आंसर है हिस्टामीन। हिस्टामीन का क्या काम है, हिस्टामीन जब जो प्रॉब्लम होती है तो हिस्टामीन जो होता है ये स्टमक वॉल जो होती है ना, आपका पेट का जो वॉल होती है, स्टमक वॉल, इस पे जो रिसेप्टर्स रहते हैं, रिसेप्टर्स मतलब क्या हो गए, प्रोटीन हो सकता है, कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, तो स्टमक के सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, हिस्टामीन जाके उस पर क्या करता है, बाइंड कर जाता है, और जब बाइंड करता है तो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक, तो हमें क्या रोकना है, हिस्टामीन को, तो कंट्रोल किसे करना है, हिस्टामीन को। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए लगाना क्या पड़ेगा आपको, एंटासिड ड्रग। तो सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, ओमेप्राजोल ये हिस्टामीन को रोकते हैं, कहा, किस चीज के लिए, कि वो जाके बाइंड ना करें स्टमक वॉल रिसेप्टर पे, अगर बाइंड कर जाएंगे एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो रोकना किसे, हिस्टामीन, तो सही आंसर क्या है, हिस्टामीन को रोकना है, रोकेंगे किससे, इन ड्रग से, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुटेबल एंटासिड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सुटेबल एंटासिड। तो पूछा है इसमें से सबसे लीस्ट सुटेबल, सबसे मतलब कमजोर या सबसे कम यूज की जाने वाली या सबसे कम सुटेबल एंटासिड कौन सी है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, सभी एंटासिड है, एंटासिड मतलब जो एसिडिटी को कम करें।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, डाइड्रॉक्सी एल्युमिनियम एमिनोसेट भी है। ये सब क्या एंटासिड है? इसमें सबसे कम यूज करने वाली कौन सी है? तो इसके आंसर समझिए। देखिए इसमें यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ एल्युमिनियम है, तो ये सब क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स है। ठीक, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। अब मैं इसको इसको टिक कर इसलिए कर रहा हूँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब जाएगा तो ये एल्कली एनवायरमेंट, मतलब सोडियम है तो ठीक है, तो ये पेट में जब ज्यादा जाएगा, जब ज्यादा जाएगा ये एंटासिड, तो क्या होगा? एनवायरमेंट को एल्कली बना देगा। ठीक है, आपको एसिडिटी घटानी है ना, एसिड को कम करना है। ठीक है, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा भेजेंगे तो पेट में जाके वो एल्कली एनवायरनमेंट ज़्यादा बना देगा। जब ज़्यादा बना देगा तो एल्कली का लेवल बढ़ जाएगा, तो पेट कहेगा अब तो एल्कली एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा कि वो एसिड को फिर से बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि एल्कली एनवायरनमेंट बढ़ गया। तो हम तो एसिडिटी घटाना चाहते थे, अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट आने की वजह से एल्कली एनवायरनमेंट बढ़ गया, तो एसिड का प्रोडक्शन दोबारा बढ़ने लगेगा। वो अच्छी चीज़ तो है नहीं, एसिडिटी को कम करनी है। तो इसलिए बेटर है कि इसको कम मात्रा में या ना ही यूज़ करें। ज़्यादा बेटर है कि ये जो यूज़ करेंगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और डाइहाइड्रोक्सी, तो ये इनसॉल्युबल है, ये एल्कली एनवायरनमेंट बनाएंगे ही नहीं, तो एसिड दोबारा बनना नहीं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये लीस्ट सुटेबल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट वाला है, क्योंकि एल्कली एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, बढ़िया होते हैं एंटासिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग्स? न्यूरोलॉजिकली मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है, इनएक्टिव है मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से। ऑप्शन दिया एनाल्जेसिक, बार्बिट्रेट्स, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन। अब देखिए एनाल्जेसिक का काम क्या है? पेन रिलीफ करेगा, पेन को कम करता है। तो पेन को कम करना है, तो पेन तो आपका नर्व न्यूरॉन के रिसेप्टर से पता चल रहा है ना, पेन की फीलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल इसमें इन्वॉल्व है, तो न्यूरो एक्टिव ड्रग है वो। बार्बिट्रेट्स और भी वही हाल है, एंटी डिप्रेसेंट की तरह वर्क करती हैं, मतलब रिलैक्सेशन की तरह वर्क करती हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है। एंटीपायरेटिक्स क्या करती हैं? फीवर को कम करती हैं। फीवर को क्या करती हैं? कम करती हैं, तो ये भी जो इन्फ्लेमेशन कम करती है, न्यूरल एक्टिवेट। अब एंटी हिस्टामीन जो ड्रग है, ये हिस्टामीन को कम करती हैं। हिस्टामीन का कोई लेना देना नहीं है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से, इसलिए न्यूरोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग इसमें से एंटी हिस्टामीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर पता है ना, लगाया जाता है कि एकदम कम कर दिया जाए, जैसे जानवरों को ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन दे देते हैं ना, तेंदुआ को लगा देते हैं, तो इसे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, अब इस पूछा इसमें से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर ऐसा है जिसको स्लीपिंग पिल की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ट्रैंक्विलाइजर आप यूज करेंगे तो आपको नींद जल्दी आएगी, ठीक है, या नींद आ जाएगी तुरंत जिस हिसाब से डोज रहेगा। तो इसमें कहना है कौन सा ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है जो कि स्लीपिंग पिल की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हो गया चारों तो ट्रैंक्विलाइजर हैं। अब ये क्लोराडाइजीपॉक्साइड, अमाइटल, सेकनल और नेम्ब्यूटल, ये सभी क्या हैं? ट्रैंक्विलाइजर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से एक ट्रैंक्विलाइजर ऐसा है जिसका नाम है क्लोराडाइजोक्साइड। ये ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है जो कि स्लीपिंग पिल की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं है कि नींद आ जाए। ये माइल्ड है बिल्कुल, और ये सिर्फ टेंशन रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं, नींद लाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्लीपिंग पिल की तरह यूज नहीं होगा। हाँ, अमाइटल, सेकनल, नेम्ब्यूटल, ये ट्रैंक्विलाइजर स्लीपिंग पिल की तरह यूज हो सकता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, हो सकता है एमाइटल पूछ ले, क्या है? स्लीपिंग पिल है, ट्रैंक्विलाइजर भी है। सेकनल, नेम्ब्यूटल, ये भी स्लीपिंग पिल है, ट्रैंक्विलाइजर है। और क्लोराडाइजोक्साइड ट्रैंक्विलाइजर है, लेकिन स्लीपिंग पिल की तरह यूज नहीं होता। तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन रिलीवर, हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन सा एनाल्जेसिक ऐसा है? पेन रिलीवर, जो कि फीवर को भी कम करता है। तो पेन को जो कम करे वो एनाल्जेसिक, फीवर को जो कम करे एंटीपायरेटिक। तो ऐसा कौन सा है जो कि दोनों प्रॉपर्टी शो करता है? एस्पिरिन, हीरोइन, कोडीन की marijuana? ऑप्शन समझ लीजिए पहले, आंसर है इसका एस्पिरिन। एस्पिरिन जो ड्रग होती है ना, उसमें एनाल्जेसिक, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी दोनों होती है। ये हीरोइन, कोडीन और marijuana ये आपको पता है, ये तो क्या कहते हैं आपके बार्बिट्रेट्स का यूज होते हैं, ओपिएट्स हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपिएट?
नॉट एन ओपिएट, नॉट। तो ओपिएट क्या होते हैं? ओपिएट क्या होते हैं? ओपिएट वो होते हैं जो कि पॉपी सीड से मिले, किसके? ओपियम से। ओपियम से मिलने वाली चीजें जो है जो कि पॉपी सीड से मिलती हैं उनको ओपिएट कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है मॉर्फिन, वैलियम, थिबिन और कोडीन। उसमें कौन सा ओपियम से नहीं मिलता? वही होगा ओपिएट, नहीं होगा। तो मॉर्फिन मिलता है, थिबिन नहीं मिलता है, कोडीन नहीं मिलता है, वैलियम नहीं मिलता है, इसलिए वैलियम ओपिएट नहीं है। वैलियम ओपिएट नहीं है, बाकी सब ओपियम से मिलता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी माइक्रोबियल? अब नॉट लगा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसमें पूछा है कौन सा एंटी माइक्रोबियल नहीं है, कौन सा एंटी माइक्रोबियल नहीं है। ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एनेस्थेटिक की डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। तो एंटीसेप्टिक एंटी माइक्रोबियल तो होता ही है ये। एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल है क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। डिसइंफेक्टेंट सरफेस को डिसइंफेक्ट करता है, एंटीबैक्टीरियल। एनेस्थेटिक क्या है? ये तो एनेस्थीसिया, ठीक है, नींद लाने के लिए, सुन्न करने के लिए जो होता है, तो ये एंटी माइक्रोबियल नहीं है, इसका तो रोल ही अलग है और डॉक्टर्स भी इसके अलग होते हैं। इसको एनेस्थेसिक कहते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन एंटीबायोटिक एक्स इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट अ फ्यू टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। तो एक्स कौन सी एंटीबायोटिक है? एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज की जाती है, सबके अगेंस्ट यूज नहीं किया सकती। वो क्या है? ऐसी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम की एंटीबैक्टीरियल। ऐसी एंटीबायोटिक जो कुछ ही माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज की जाती है, ज्यादा माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकती, स्पेसिफिक होती है, उनको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत माइक्रोब के अगेंस्ट यूज होती है उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। लेकिन पूछा है फ्यू, तो हमारा आंसर क्या होगा? नैरो स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सपोज्ड, नॉट लिख देते हैं, टू ट्रीट ह्यूमंस डायरेक्टली। अगर ह्यूमन का ट्रीटमेंट करना है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ह्यूमन के लिए फिट नहीं है कि डायरेक्टली आप ह्यूमंस के लिए यूज कर लीजिए। डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी मलेरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। देखिए एंटी मलेरियल ड्रग तो ह्यूमंस खाते हैं तो ये तो सही है। एंटीसेप्टिक्स बॉडी पे आप लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। एंटीबायोटिक भी आप खाते हैं। क्या आप डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं या खाते हैं? जैसे डिसइंफेक्टेंट की बात करूं, जैसे मैं लाइजॉल की बात करता हूँ, इसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो क्या आप इसे पीते हैं? क्या आप इसे स्किन पे लगाते हैं? जी नहीं लगाते। तो डायरेक्टली ये नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए डिसइंफेक्टेंट एक ऐसा चीज है जो कि ह्यूमंस पे डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, ना लगाया सकता है, ना पिया जा सकता है, ना इनटेक हो सकती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आईज। तो आईज के लिए कौन सी एंटीसेप्टिक है? आइटोफॉर्म, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, डेटॉल की बोरिक एसिड। अब बताइए, आयोडीन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। टिंक्चर लगाएंगे? टिंक्चर आंख में डालेंगे, जलने लगेगा। डेटॉल, आंख पे कभी डेटॉल लगाया? नहीं। बोरिक एसिड लगाया जाता है। बोरिक एसिड, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, वाइट आइस लग गया मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया, कंजक्टिवा आई का इन्फ्लेमेट हो गया तो उसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, तो उसमें कहते हैं बोरिक एसिड से आप धुलिए। तो आई के लिए जो एंटीसेप्टिक है वो है बोरिक एसिड, पाउडर फॉर्म में आता है वो। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड इन सोप्स एज एंटीसेप्टिक। अब पूछा है इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि सोप में, साबुन में मिलाया जाता है जैसे वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करे। अब कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, क्लोरोजाइलेनॉल, टर्पियनॉल, पिथियोनॉल की थाइबॉल। तो आपको कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, इसका नाम है पिथियोनॉल। ये ऐड कर दिया जाता है कहाँ पे? सोप में, क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये जब रहता है तो जो माइक्रोब्स रहते हैं बॉडी के अंदर उसको हार्मफुल होते हैं वो किल कर देता है। तो बॉडी ऑर्डर उससे नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी ऑर्डर आने में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो पिथियोनॉल को ऐड किया था एज एन एंटीसेप्टिक टू किल द माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स ओनली, वो भी लिख दिया है। इसका मतलब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो क्वेश्चन समझिए क्या बन गया, ये सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो आपको याद होनी चाहिए। एस्पाराटेम भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एलिटेम भी हो गया, सुक्रालोज भी हो गया, सैक्रिन भी हो गया। अगर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो आप पता है नाम तो आप ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला चीज तो ये क्लियर होगी, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज और सैक्रिन, ये चारों ही क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं।
अभी पूछा इसमें से कौन सा है जो कि ओनली यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक में। अभी अब आर्टिफिशियल स्वीटनर है और कह रहा है खाली सॉफ्ट ड्रिंक में यूज हो सकता है। अब सॉफ्ट ड्रिंक होती है क्या, ठंडी कोल्ड ही पी जाती है। तो ऐसा कोई स्वीटनर होगा जो कोल्ड कंडीशन में यूज हो सकता है, उसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है एस्पार्टेम। ऐसा क्यों है, ये एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है, लेकिन ये जो है कोल्ड कंडीशन में ही रहेगा। अगर आप हीट कंडीशन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक में मिला देंगे, ठंडी रहती कोई दिक्कत नहीं, हीट करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव। नॉट अ प्रिजर्वेटिव से आपके कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब प्रिजर्वेटिव आपको पता है, प्रिजर्वेटिव तो आपको पता है ना, फूड में मिला दिया जाता है, ड्रिंक्स में मिला दिया जाता है, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब नॉर्मल नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या क्या है, सॉल्ट है, अचार बनाते हैं ना, सॉल्ट ऐड कर देते हैं। ऑयल है, ऑयल भी प्रिजर्वेटिव है। शुगर है, शुगर सॉल्यूशन में आप मिक्स कर दिए, जल्दी स्पॉइल नहीं होता। सॉल्ट, ऑयल, शुगर, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट का नाम तो बहुत ही कॉमन है, जिसको यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव में, फूड में। ठीक है, और आपका जो पोटेशियम मेटासल्फाइड जो नाम लिखा हुआ है, ये जैम में यूज़ किया जाता है। सॉर्बिक एसिड सॉल्ट भी यूज़ किए जाते हैं। तो पोटेशियम मेटासल्फाइड जैम में यूज़ हो रहा है, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटर भी यूज़ हो ही रहा है, सॉर्बिक एसिड सॉल्ट भी यूज़ हो रहा है, सॉल्ट यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ हो रहा है, शुगर यूज़ हो रहा है। ये क्या नहीं यूज़ हो रहा है, डलसिन नहीं होता। तो डलसिन प्रिजर्वेटिव नहीं होता, ये प्रिजर्वेटिव कैटेगरी में आता ही नहीं, ये दूसरी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सोप टू लेदर। लेदर मतलब समझते हैं, झाग या फोम, इस तरीके से कहिए। तो जो सोप में लेदर बनता है, फेना जिसे कह दिए, सोप का जो फेना बनता है, ये किसकी वजह से बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है इस वजह से बनता है, सोडियम रोजिनेट होता है इस वजह से बनता है, सोडियम सिलिकेट प्रेजेंट होता है इस वजह से बनता है, कि बोरैक्स की वजह से बनता है। सही आंसर क्या है, सोडियम रोजिनेट की वजह से। क्यों, क्यों, आंसर पता होने से मतलब नहीं होता, पता भी होना चाहिए क्यों। सोडियम रोजिनेट क्यों, रोजिन नाम का गम होता है। ठीक है, ठीक, रोजिन नाम का गम होता है जो इसके अंदर मिला रहता है। तो ये जब सेपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है, तब ये सोडियम रोजिनेट बन जाता है और इसी से लेदर क्रिएट होता है, जो फेना मिलता है, जो झाग मिलता है, तभी आप सोप को यूज करते हैं, वरना तो आप कहेंगे कि जो है सोप एक बार जनरल कंपाउंड हो गया। क्लियर, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। व्हेन अ सोप इज डिजॉल्व्ड इन इथेनॉल। अब सोप को क्या किया इन्होंने भाई, इथेनॉल में डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, डिजॉल्व कर दिया, सोप बना हुआ था ऑलरेडी, इथेनॉल में डिजॉल्व कर दिया। फॉलोड बाय इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस सॉल्वेंट, उसके बाद एक्सेस सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया। ठीक है, तो सोप ही था, सोप को इथेनॉल में डिजॉल्व किया, इवेपोरेट कर दिया एक्सेस सॉल्वेंट, फिर भी सोप रहेगा। तो कैसा सोप बनेगा उससे, ट्रांसपेरेंट बनेगा, फ्लोटिंग बनेगा, शेविंग सोप बनेगा, शेविंग क्रीम के लिए, लॉन्ड्री के लिए। सही आंसर है ट्रांसपेरेंट। तो सोप हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। कब सोप ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब आप सोप को डिजॉल्व कर दोगे इथेनॉल में और उसके बाद उसको इवेपोरेट कर दोगे, तो ट्रांसपेरेंट सोप बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई सोडियम फॉस्फेट इन सोप पाउडर्स। तो ये देखिए, ये भी एक कंपाउंड है। अभी सोडियम रोजिनेट का नाम आपने सुना था, ट्रांसपेरेंट सोप भी आपने सुन लिया, अब ट्राई सोडियम फॉस्फेट भी होता है सोप पाउडर्स में। ठीक है, साबुन के पाउडर में ट्राई सोडियम फॉस्फेट भी होता है। इसका क्या रोल होता है, मेक द सोप एक्ट रैपिडली, ऐसे सोप जल्दी से काम करे, लेदर बनाने के लिए, रैपिड ड्राइंग के लिए, जल्दी से सूख जाए, कि खुशबू के लिए ऐड करते हैं, गुड ऑर्डर। ठीक है, तो लेदर के लिए तो मैं बता चुका हूं, वो था सोडियम, क्या था, रोजिनेट था, जैसे रिवाइज करा दिया। अब एक्ट रैपिडली वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जल्दी से सोप काम करे आपकी बॉडी पे, इसलिए ट्राई सोडियम फॉस्फेट को ऐड किया जाता है। तो सोप के 3 कंपाउंड याद हो गए आपको, मिथेनॉल, एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक, सोडियम रोजिनेट और ट्राइसोडियम फॉस्फेट। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड। अभी डिश वॉशिंग लिक्विड तो अलग चीज हो गई ना, जिस जैसे विम हो गया, प्रिल हो गया ना, नाम सुना होगा आपने, विम, प्रिल। तो ये बर्तन धुलने वाले साबुन, डिश वॉशिंग लिक्विड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोप। क्या सोप से धुलते हैं आप, नहीं धुलते आप, इसलिए मतलब अलग ही हो गया डिश वॉशिंग, सोप की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। डिटर्जेंट होता है, जैसे कपड़ा धुलते हैं, नहीं होता। कैटायनिक डिटर्जेंट नहीं, ये तीनों चीजें अलग हैं। तो बचा क्या, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, ये होते हैं। नॉन आयनिक क्यों होते हैं, ठीक है, डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो बनता है पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल और आपका स्टेरिक एसिड्स,
कॉम्बिनेशन। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि आपका डिश वॉशिंग लिक्विड कैसे बन रहा है, पॉलीथाइल ग्लाइकोल और स्टेरिक एसिड से। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है कहीं इसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये सोप भी नहीं है, ये अनायन और कटाइन है ही नहीं, तो आयनिक डिटर्जेंट नहीं, ये नॉन आयनिक है क्योंकि इसमें आयंस का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और स्टेरिक एसिड कॉम्बिनेशन से अलग से डिश वॉशिंग लिक्विड बनाए जाते हैं और ये आते हैं कैटेगरी में नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लेलिस्ट चैनल पे पूरी तरीके से बनी हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me, ठीक है, /basics BASICS फॉर FR ऑल। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। चैनल को